एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा में बड़ी क्लियर है। जरूर। है ना? वो जब वाजपेयी साहब का एरा छोड़ दीजिए, मैं उससे आगे पीछे आगे उसके बाद की बात करता हूँ। हालांकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मूल में जो कुछ 3-4 चीजें हैं वो बड़ी क्लियर, वो लोग उसमें कहीं वो छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको राम मंदिर तो चाहिए ही चाहिए, राम मंदिर बनाना है। राम मंदिर पे इस देश में क्या हुआ हम सब जानते हैं। उसके बाद उनके जो एजेंडा ये था कि भाई हम कश्मीर जो है संघ में जब शाखा लगती है तो उसमें एक एक खेल होता है, आपको शायद पता ना हो, मैं बता दूं आपको। वो एक एक उसमें एक खेल खेला जाता है। उस खेल का नाम है कश्मीर किसका है। कश्मीर किसका है और फिर नारा लगता है हमारा है। शाखा में एक खेल भी होता था। मतलब कि ये एक आइडियोलॉजी थी कि भाई कश्मीर को हमको जो है वो 370 हटाना है, 35A हटाना है, और जम्मू कश्मीर को हमको भारतीय जो यूनियन ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं उसमें पूरी तरह से विदाउट क्लियर था। आप सब लोग भी जानते थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब ये पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात मतलब ये इसको चुना, तो आप मानते हैं कि क्या ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी उस समय? वाज इट लाइक दैट? दोनों तरफ से पीडीपी की तरफ से, मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मगर चूंकि हाँ एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरफ से मैं बात कर सकूंगा। एक दोष उन पर है कि हाँ भाई आपने ये गलत किया, आपने अलायंस की। मगर दूसरा पहलू ये भी है कि जब उनने वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपस में किया, उसमें बड़ा क्लियरली ये कहा गया कि आर्टिकल 370 इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, जैसे वाजपेयी साहब के टाइम में था। इट वाज नॉट देयर। मगर बीजेपी ने उसके साथ उनका फिर उल्टा कर दिया। सो इट इज बोथ वेज। आपने गलती भी की और अपने अपने हिसाब से सही भी किया। इट इज फॉर द पब्लिक टू डिसाइड एंड चूज, एंड दैट विल हैपन व्हेन यू गो फॉर वोटिंग। ये बात। और मैं इस पे आपको, जो आपने एक बड़ा लंबा एक ये कहा कि इस शाखा में बात इस तरह होती है, ठीक है। तो मैं अपने उन शाखा वाले अपने भाइयों से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप कभी ये भी देखे हैं कि 370 371 ABCDEF जो नागालैंड में लगता है, असम में लगता है, नॉर्थ ईस्ट में लगता है, उसके बारे में क्या आप बोल रहे हैं? और यहां पर मैं एक बात बताऊं, 370 में से 371 निकला है, 371 में से 370 नहीं निकला। द मदर इज 370। और ये दूसरी एक बहुत बड़ी एक मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपका जो माइंड, ये जो जिसको ठोस ठोस के भरा गया है कि पंडित नेहरू ने ये सब कांड किया 370 का। हाँ, ये तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे घर से पॉलिटिक्स यहां की चली है। 370 की जो धारा बनी, उसके जो जो प्रपोजर थे पार्लियामेंट में, वो थे आपके उस टाइम के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल। उस धारा को पार्लियामेंट में सेकंड किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्यों? क्योंकि दिस वाज अ यूनिक सिचुएशन। एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ से चाइना था, और यहां पे पूरा बवाल मचा हुआ था। तो महाराजा को करना पड़ा, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराना पड़ा। से वो लोग आ रहे थे, जी हाँ, पाकिस्तान कबायली कबायली आ रहे थे। सो उस वक्त बताया गया कि 370 को। और अब बात यह थी कि जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्टर किस तरह किया जाए, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स। इट वाज नॉट। इट हैड इट्स ओन किंग। और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, मुल्क जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाज अ कंट्री। उस कंट्री को आपने तोड़ 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 के आज एक यूनियन टेरिटरी बनाई। यह बहुत बड़ा एक दिल में एक चुभन है यहाँ यहाँ के नागरिक की मेरे साथ क्या है। उस वक्त हाथ मिलाया हमारी लीडरशिप ने,
हिंदुस्तान के साथ। क्यों? बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। अदरवाइज जम्मू एंड कश्मीर लीडरशिप वाज फ्री टू से नो, आई विल जॉइन विद पाकिस्तान। कोई नहीं रोक सकता था। जी जरूर। आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक अपने हिसाब से उस समय एक आजाद मुल्क था, वो ब्रिटिश रूल में नहीं था, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। इट वॉज नॉट लाइक ए प्रिंसली स्टेट जो बाकी हमारे 500 कुछ थे। और जब उन्होंने ये अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया विद द यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस भी दे दिए। जम्मू कश्मीर रिटेन्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, द महाराजा रिटेन्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि ओके, हमारा इनके साथ ये होगा ऑन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। बाकी जितने भी लॉज वगैरह हैं वो हम, जो स्टेट सब्जेक्ट है वो मेरे कंट्रोल में रहेगा। और इसको फिर बताया गया, इसको फिर लीगल शेप एक दी गई कि भाई अगर आपको इन हालातों में जम्मू कश्मीर को रूल करना है, जम्मू कश्मीर को क्या कहते हैं, उसका शासन चलाना है, आप किस तरह एडमिनिस्टर करेंगे? तो धारा 370 के थ्रू वो बनाया गया, उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। धारा 370 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। उस वक्त की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपकी होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस वक्त 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पूरे मुल्क में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। सो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, लीगल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और उस एक्सेप्ट करने के बाद 370 की धारा लगी। और जैसे होम मिनिस्टर ने, हमारे अमित शाह जी ने कहा यह टेम्पररी है। एब्सोल्युटली ही इज राइट। उस वक्त यह कहा गया क्योंकि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है। मेरे घर को 2-3 लोग कह रहे हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, जब तक हम इसका फैसला नहीं करेंगे तब तक आपको रुकना पड़ेगा, और फैसला लोगों को करना है। सो तब तक कैसे चलाया जाए? दैट्स हाउ 370 केम इनटू फोर्स। और उसने तमाम वो लॉज इम्बाइब किए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दिए गए थे, फ्रॉम अ महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु वाज अ हिंदू बाय बर्थ, नॉट अ मुस्लिम। उस चीज को लीगल शेप दी गई, उसका नाम पड़ा 370। आप समझ गए? सो जब हम कहते हैं टेम्पररी है, यस इट इज टेम्पररी, इट्स एन अरेंजमेंट, इट्स टेम्पररी till this matter is resolved between these countries. Till that time it will remain temporary. वो कोई बड़ी बात नहीं उनने की। It is there. अच्छा, और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 370, it forms the basic pillar of the constitution of this country. आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज देयर, इट हैज नॉट गॉन एनीवेयर। उसको सिर्फ इनऑपरेटिव किया गया है, और आप कॉन्स्टिट्यूशन 370 को इनऑपरेटिव नहीं कर सकते हैं। 370 कैनॉट मेक 370 इनऑपरेटिव। पार्लियामेंट हैज नो रूल इन दिस, नो रोल इन दिस। शाह साहब ये कह रहे हैं कि 370 जो है इटसेल्फ वो एक इस तरह से स्टेट करता है इस बात को कि इसको इनऑपरेटिव नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनली। बिल्कुल, ये शाह साहब का कहना है। जी एग्जैक्टली, यही तो हमारी गुहार है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने। यू कैनॉट टच 370। इवन जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास भी पावर नहीं है 370 को टच करने का। सिर्फ एक चीज को पावर है 370 को टच करने का, दैट इज यू विल हैव टू रिकन्वीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट हैज स्टॉप्ड इट्स वर्क इन 1957। उन्होंने कहा ओके, हमने ये काम कर दिया, इसको ऐसे रख दिया है, ये ऐसे ही रहेगा, आप उसको टच नहीं कर सकते। ये लीगल एक बहुत ही एक पेचीदा लीगल मैटर है, सेंसिटिव लीगल मैटर है। इसमें हिंदू मुसलमान, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, जो बीजेपी का नैरेटिव है दैट इज रॉन्ग। उससे वो एक वोट बैंक को सही कर रहे हैं, मगर जब देखा जाएगा पूरे मुल्क को नुकसान कर रहे हैं। सर, आपने अभी बातचीत हो रही थी, आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का नाम लिया। एक और बात कहूं, आपने बहुत अच्छी बात की जी। ये आपके दर्शकों को मैं कहना चाह रहा हूं
कि आपके जो हमारे इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं मयूर जानी, मैं मयूर जानी को भी ये कहूं और आपको भी कहूं, बहुत अदब से, एहतराम से सबको। मेरी माँ जो मेरे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सबसे बड़ी साहबजादी हैं, उन्होंने खुद देखा है कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत वाकई हुई, वो उस वक्त शायद 14 या 15 साल की थी, एंड शी रिमेंबर्स इट वेरी वेल। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिख के भेजा जब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि उनकी यहां पर मौत वाक़ा कराई गई। यह भी बोला कि जब उनकी डेड बॉडी यहां से भेजी गई, उस पर उतना स्टेट का, क्योंकि उस वक्त शेख साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो एजाज नहीं दिया गया। दे डिड नॉट गिव द रेस्पेक्ट टू द डेड। मेरी मां का कहना है, जो चश्मदीद गवाह है, शी इज विटनेस टू दैट नाइट, कि जब उनके वालिद एज प्राइम मिनिस्टर दौड़े दौड़े हाँफते कांपते उनके कमरे में आए, भाई इस तरह हुआ है, मुझे अभी खबर मिली है बख्शी गुलाम अहमद साहब से, जो होम मिनिस्टर थे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैसिव हार्ट अटैक हुआ है, वो गुजर गए। और उसके पहले, कुछ दिन पहले, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने बड़े भाई साहब जो जस्टिस थे, जस्टिस मुखर्जी कलकत्ता में, उनको खत लिखते हैं कि भाई मेरा इतना यहां पे ख्याल किया जा रहा है और इतनी जबरदस्त टीम डॉक्टर्स की है, और उनमें से एक डॉक्टर थे उस जमाने में, उस जमाने के यंग डॉक्टर, डॉक्टर अली जान, जिनको यहां का लुकमान माना जाता था, वो उनके निगरान थे। इट वॉज अंडर हिज ऑब्जर्वेशन वो चल रहे थे कि मैं बहुत, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ देन व्हाट आई वाज फीलिंग इन दिल्ली एंड इन कलकत्ता। और जब उनके, मेरी मां, हमने उस वक्तव्य में प्राइम मिनिस्टर को यह लिखा है जब हमको जेल हाउस अरेस्ट किया गया 5 अगस्त को, वो लिखती हैं उसमें कि भाई जब उनकी डेड बॉडी यहां से गई, पूरा स्टेट का कैबिनेट एयरपोर्ट पे था। महाराजा जो थे उस वक्त के जो सदर रियासत थे डॉक्टर करण सिंह, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, मरहूम अरुण जेटली, उनके वालिद, उनके सॉरी फादर इन लॉ गिरधारी लाल डोगरा हुआ करते थे। गिरधारी लाल डोगरा मेरे ग्रैंडफादर की कैबिनेट के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे। उनको नियुक्त किया गया। ही टुक हिज डेड बॉडी टू कलकत्ता विद अ फुल डेलीगेशन फ्रॉम कश्मीर। उनके साथ गया और एक स्पेशल एयरक्राफ्ट एयरफोर्स का दिया गया। शेख साहब खुद एयरपोर्ट पे थे, पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पे थी। मेरे वालिद जो कंट्रोलर फूड सप्लाईज थे उस टाइम में, वो एयरपोर्ट पे थे। पूरा जो रिस्पेक्ट देना था वो दिया गया, क्योंकि शेख साहब और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में पॉलिटिकल राइवलरी, माने पॉलिटिकल डिफरेंसेस थी, मगर वो अच्छे दोस्त थे। और वो चूंकि कश्मीर में उस वक्त आए थे परमिट के बगैर, उनको यहां की सरकार ने गिरफ्तार किया। उसी तरह से जिस तरह से महाराजा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया था जब वो कश्मीर आए थे परमिट के बगैर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रिलीज कराने के लिए। ये एक हिस्ट्री है। सो जो पार्लियामेंट में आप लोगों ने बताया वो सरासर गलत और सरासर झूठ है। इट्स अ लाई। ये बड़ा अच्छा खुलासा आपने भी किया, जो आपने अपनी खुद माता जी के हवाले से बात बताई अभी, कि आपकी जो मदर थी उस समय, और ये लिखित में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने, कि आपने पार्लियामेंट में ये चीजें बोली, दिस इज रॉन्ग। पर मैं इस दूसरे इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को लेकर ही कुछ एक और मुद्दे को छूना चाहता था। वो ये था कि आपने कहा कि उस समय के जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे वल्लभ भाई पटेल साहब, उन्होंने इस चीज को 370 को एक जो कमेटी थी ना जो हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्रेम की थी। हाँ बिल्कुल, उसमें अपने ये थे, होम मिनिस्टर थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, आपके अहंगर साहब थे, जी, जो अयंगर साहब, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उसके बाद दीवान भी थे, जी हाँ, वो शेर कश्मीर थे, उनकी पूरी टीम थी, और बड़े सोच समझ रखने वाले लोग थे, जिन्होंने माने लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर
महाराजा हरि सिंह, उसके बाद ये दिग्गज लोग, उन्होंने 370 का ये प्रपोजल करके सामने रख दिया। तो क्या आप समझते हैं आजकल मेरे भाजपा के लोग, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं उन लोगों से? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। आपको ना ए, न बी, न सी, न डी मालूम है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का। यू मीन टू टेल मी यू आर मोर ब्रेनियर लीगली देन दोज पीपल एट दैट टाइम, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा और किस तरह से खूबसूरती से कश्मीर को जोड़ा, किस तरह से हैदराबाद को जोड़ा, जूनागढ़ को जोड़ा। यह मेरा सवाल है आपसे। जब उस कमेटी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी थे, फिर कुछ ही, अच्छा, उतना ही नहीं, सॉरी, हाँ, तो मुझे भूल जाएगा। हाँ, जब यूनाइटेड नेशंस में यह केस दिया गया, जो टीम इसका मुसवदा जिनने बनाया यही लोग थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल। उन्होंने पंडित नेहरू की अगुवाई में इस टीम का गठन किया और वो प्रपोजल यूनाइटेड नेशंस में भेजा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुखर्जी साहब जो है फिर ये जो स्पेशल स्टेटस है या 370, वो उसका विरोध भी तो वही कर रहे थे। अच्छा, क्या हो गया अचानक? उनको शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू से अनबन हो गई, मामला दुरुस्त नहीं हुआ, तो उनने हिंदू महासभा बना ली और फिर वो रेस्ट इज हिस्ट्री। आप कह रहे हैं कि जी मुझे स्पेशल स्टेटस हटा दीजिए। भाई, ये स्पेशल स्टेटस चल रहा है सदियों से और आपका कॉन्फ्लिक्ट है। आप कह रहे हैं जी यहां हिंदुस्तान का झंडा ही नहीं चढ़ता था। अच्छा सुनिए, भारत यात्रा में आज लोगों के हाथों में हजारों झंडे थे। उसके अलावा ट्राई कलर हमारा हमेशा इज्जत के साथ 1947 के बाद कश्मीर में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को शान से लहराता था विद साइड बाय साइड कश्मीर फ्लैग, और ट्राई कलर की एक इज्जत होती थी। और किसी ने आज तक, किसी एक कश्मीरी ने कभी भी ट्राई कलर की बेहरमती नहीं की है, नेवर। तो जो सेपरेटिस्ट रहे हैं जो भी कश्मीर में, वो तो मतलब हमने तो ये देखा भी है, मतलब पहले भी और अभी भी कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों ने कहा भी कि वो एक पे दौर होता था जहां पे वो जो लाल चौक है वहां पे जो घंटाघर बना हुआ है, वहां पाकिस्तानी फ्लैग भी होस्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं, यस, उस दफा उस टाइम का समय ही वैसा था जब टोटल कोलैप्स हो गया यहां पर। और यहां का टोटल कोलैप्स ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी हैज हैपेंड ऑलवेज जब बीजेपी का या बीजेपी के सपोर्ट का शासन जम्मू कश्मीर में चलता था। जगमोहन साहब के जमाने में इट हैपेंड व्हेन बीजेपी वाज इन कोलिशन विद वीपी सिंह गवर्नमेंट। और अभी दोबारा जब यहां दोबारा से कश्मीरी पंडित पीछे जब ये किलिंग्स हुई, दोबारा यहां से भाग गए जितने भी कुछ उनको जाना पड़ा अपनी जान के लिए, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इट हैज हैपेंड अंडर द गवर्नर्स रूल इन which is under the BJP rule. स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हुए कभी भी यहां कश्मीरी पंडित बाहर नहीं आया है, नेवर नेवर। ये एक मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपके पूरे मुल्क में, ये बता रहा हूं मैं आपको। जब भी यहां स्टेट गवर्नमेंट यहां का शासन चलाती थी, कभी भी कश्मीरी पंडित ने यहां से हिजरत नहीं की। जब भी उनने यहां से हिजरत की, इट वाज अंडर द बीजेपी रूल और द बीजेपी लेड कोलिशन। लेट मी टेल यू दैट। क्या कभी ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे आपकी पार्टी हो गई, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो गई, पीडीपी हो गई, ये कभी ये जो इंटरनल आपका जो है मसला, कभी आप लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं क्या? क्या बना सकते हैं? आप लोग मिलकर कोई गवर्नमेंट बनाने की मिलकर सोच सकते हैं कि वो कभी हो ही नहीं सकता है? क्यों नहीं? अब तक तो हुआ नहीं, इसलिए हो सकता है। अच्छा, अब तक क्यों नहीं हुआ? पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे हमारी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही थी, सेम। मेरे वालिद उसके नंबर 2 टू शेख मोहम्मद अब्दुल्ला टिल हिज डेथ। उसके बाद हो गया एक ऐसा दौर आया कि हमारी फैमिली टूट गई और ये क्या कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट गई, और उसका खमियाजा आज तक कश्मीर भुगत रही है। मगर आज हम इकट्ठे हैं,
सब। वी हैव लेफ्ट अवर पॉलिटिकल बैगेज। जब हमने ये गुप्ता अलायंस बनाया, दैट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 370 एंड 35A, और उस पर हमको लास्ट टाइम में हमने ये DDA इलेक्शन इकट्ठे लड़ना पड़ा। वी स्वेप्ट कश्मीर वैली, वी डिड अ वेरी गुड जॉब इन जम्मू, वी वन हैंडसमली। और आज भी मैं ये कहूंगा, whenever election are announced here, मेरी जमात का मानना होगा कि we go unitedly into the ground। अगर वैसा कुछ होता है, मुझे उम्मीद है, और जो आज हवा अब जम्मू में भी बन गई है, I don't think there is any chance now for BJP to come anywhere near government formation in J&K। मैं ये आपको फिर बता रहा हूं, they will not come anywhere even near, they will not even think of government formation in Jammu and Kashmir। They don't have the numbers now, it's gone। जम्मू टोटल जो उनके एरियाज थे, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, दे आर नॉट गोइंग टू गेट, जो उनकी यहां पे जो मस्कुलर पॉलिसी चली है। आज हमारा प्रॉब्लम यह है सर, रैम्पेंट सुसाइड्स ऑफ यंगस्टर्स, 35 लाख लोग अनएम्प्लॉयड, ड्रग मेनेस जिस तरह पंजाब में था उस तरह यहां पर है, रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर ये जितने भी हमारे PDD के, PWD के, अपने इलेक्ट्रिक ये लोग दर दर भटक रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स। जो 5 अगस्त का, टू सम इट अप आई कैन टेल यू, जो 5 अगस्त का हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने, और मैं, हमारे दिल में कोई मैल नहीं है, कोई बैर नहीं है। मेरे आज भी आपके साथ में जो बात कर रहा हूं, आई हैव वेरी लवली फ्रेंड्स जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स जिनका RSS बैकग्राउंड है, उनके साथ में रोज यही हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो फाइनल लोग कहते हैं यार अब क्या करें, सियासत है, करना पड़ता है। मैं कहा नहीं, हिंदुस्तान को तबाह मत करो। मैं आपको यही बता रहा था कि सर कि जो भी अब यहां पे आप देख रहे हैं, जो 5 अगस्त 2019 का फैसला हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने लिया पार्लियामेंट में बैठकर, बेस्ड ऑन जस्ट शेयर नंबर्स, दैट वाज अ पॉलिटिकल डिजास्टर। चाइना कभी मुंह नहीं खोलता था। आज जो हम सुन रहे हैं, बहुत बड़ी टेरिटरी उनने ली है इन 2 साल में, और उनने बेसिस क्या बनाया था? 5 अगस्त। आप जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी को छेड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज एक हिस्सा उनके पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, एक इधर है। और जब अगर मेरा जैसा आदमी ये बोले, तुरंत बोलेंगे ये तो देशद्रोही है। भाई मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं कह रहा हूं आपको जो प्रैक्टिकल, जो करेक्ट चीज है, इसको देखिए। हमारी लीडरशिप ने मुल्क के साथ हाथ मिलाया 1947 में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द पावर टू गो एनीवेयर, मैं नहीं किया। आप आज उसकी सजा इस तरह दे रहे हैं, और वो फैसला जो था वो दुरुस्त फैसला था। आज भी मैं कह रहा हूं वो बड़ा दुरुस्त फैसला था, आफ्टर सीइंग व्हाट हैज हैपेंड नाउ ऑल ओवर। देखिए, बीजेपी हमेशा एक बात करती है कि हमको इस देश से जो बीजेपी एक बात करती रहती है कि हमको इस देश से नेपोटिज्म वाली जो पॉलिटिक्स है, जो परिवार से ही जो चलती है पार्टियां, तो सर आपकी तो पार्टी भी उसी में हुई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी उसी में हुई, महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी उसी से हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द ओनली पार्टी फ्रॉम 1937। आप पूरी बात नहीं पूछ पाया, अभी मैं पूरी पूछ लेता हूं आपसे। फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव साहब की, लालू साहब की RJD हो, BJD हो उड़ीसा में, है ना, तमिलनाडु में ये जो स्टालिन साहब जहां बैठे हैं अभी वो पार्टी हो, तो ये तो फिर शिवसेना हो गई, NCP चल रही है। तो देश में तो ऑलमोस्ट सभी जो अलग, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कांग्रेस पर अब तक जो हमला ये किया है कि भाई ये तो गांधी नेहरू परिवारवादी परिवार की पार्टी है, कोई नेशनल पार्टी परिवार की पार्टी बन गई है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब ये एक नैरेटिव है जो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया गया है,
और बीजेपी कहती है कि हमको इस परिवारवाद से देश की राजनीति को छुटकारा दिलाना है। काम करें और जी बोले बादशाह। हाँ, मैं खुद बोलूंगा आपको पूछूंगा, ठीक है। तो सर, आप तो सभी लोग वही आते हैं, वो परिवारवाद वाले मामले में आते हैं, तो कैसे फिर इस नैरेटिव से आप लड़ेंगे, ये बताइए हमको। ये पब्लिक से पूछिए आप, वोट कौन देता है? पब्लिक सब देती। सीधी बात, पब्लिक वोट नहीं देगी, कोई परिवार वाला नहीं आएगा। तो पब्लिक सब जानती है भाई। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे माननीय होम मिनिस्टर के साहिबजादे इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के उनके कंट्रोल में है। सेक्रेटरी सर। किस किस चीज की वजह से? तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। नहीं, हमने क्योंकि हम तो क्या क्या वो परिवारवाद नहीं है? हम तो उसी स्टेट से हैं। तो हमने कोशिश, अच्छा, हम खुद स्पोर्ट्स खेल चुके हैं। पे इनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, हाँ, एमपीज हैं, हाँ, बड़े बड़े दिग्गज रहनुमा हैं, उनके बेटे बेटियां पॉलिटिक्स में हैं। तो परिवार, इट डजंट गो वेल विद मी। ये आपकी सबसे नैरेटिव कुछ कोई नहीं बन रहा है। नैरेटिव नहीं। कल को यहाँ इलेक्शन होंगे, राहुल, कल इलेक्शन होगा, हाँ, राहुल गांधी को डिफीट कर दिया जाएगा, मान ले, आज तक जैसे किया ना, तो पब्लिक ने किया ना। अभी उनको ये बताएगा ना कि ये तो शहजादा है, युवराज है। अच्छा, कल को वो जीत जाएगा इलेक्शन, और जैसा लग रहा है अब हवा बहुत तेजी से बदल रही है, पब्लिक उसको वोट देगी, तो परिवारवाद कहां से आ गया? यहां पे 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं अब, पीएचडी के ही, मैक्सिमम पीएचडी इंपॉर्टेंट प्लेयर है अब। अगर लोगों ने उसको नकार दिया, व्हाट कैन आई डू? अगर लोगों ने उसको वोट दे दिया, तो आप बोलेंगे परिवारवाद है। तो पब्लिक तक है भाई, पब्लिक बताएगी। ये कहना है, उनका कहना है कि आपकी पार्टी में कोई, आपके परिवार के अलावा तो कोई चेयरमैन या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता ना। जरूरी नहीं है सिर्फ चेयरमैन या प्रेसिडेंट हो, एक चेयरमैन है, एक प्रेसिडेंट है, बाकी जो नीचे हैं हजारों लाखों की तादाद में लोग, वो कौन है? वो मेरे परिवार से नहीं है। तो वही करना पड़ेगा जो आप कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है। हमारी पार्टी में बड़ी डेमोक्रेटिक इश्यूज चलती हैं। मेरे वालिद बहुत जबरदस्त किस्म के आदमी थे, वो सामने पकड़ते थे सबको, वो मानते नहीं थे। ये परिवार कहां से चला? काम करने वाले बंदे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। आप कहते हैं आपने 70 साल कुछ नहीं किया, आप घूमिए यहां चारों तरफ। ये मैं आप एक बहुत अच्छी आपकी चीज बताना चाह रहा हूं, हमने 70 सालों में यहां कुछ नहीं किया। माने जितनी भी गवर्नमेंट यहां आई है 1948 से, दे हैव डन नथिंग। सब कुछ बीजेपी अब कर रही है। आपके इनको मैं दावत दे रहा हूं, वो कल जाएं यहां, जहां जहां आपकी नजर जाएगी वो उन्हीं सरकारों में हुआ है। मैक्सिमम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार में, जिसमें मेरे वालिद तामीरात और बिजली के वजीर थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। आप शेर कश्मीर कॉम्प्लेक्स जाइए, वो तभी बना हुआ है। नेशनल हाईवे बाईपास से आप आए श्रीनगर में, जम्मू में, तभी बना हुआ है। इंस्टीट्यूट तभी बना हुआ है, मेडिकल इंस्टीट्यूट। विमेन्स हॉस्पिटल तभी बना हुआ है, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल तभी बना हुआ है, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल तभी बना हुआ है। डल में घूमेंगे आप, ऑफशोर रोड तभी बना हुआ है। जम्मू में तवी, और उसका पूरा जो वहां जम्मू में तवी आपका वो बागी बहू मेरे बाप ने बनाया है। नेशनल हाईवे बाईपास जम्मू उनने बनाया है, शेर कश्मीर की सदारत में। रावी तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स उनका बनाया हुआ है। हाँ, उड़ी अपना पावर उनका दिया हुआ है। लोअर जालिम, अपर एंड लोअर उनका दिया हुआ है। फारूक साहब की सरकार में मैक्सिमम काम लगा पावर प्रोजेक्ट्स पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गारंटी देनी होती है, काउंटर गारंटी, उनकी सरकार को नहीं दी। आज अब कोशिश कर रहे हैं वो सही कराने की। हमारे यहां पर 35 लाख का अनएम्प्लॉयमेंट कभी होता ही नहीं था। मेरी वालिद की सरकार ने 21 महीने में 40,000 अनएम्प्लॉयड को टेम्पररी को परमानेंट कर दिया, 21,000 नए खोल दिए विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेट बजट। आप कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ। अब आप बताइए, और हमने ये गिन के दिया हुआ है, आप बताइए आपने 8 साल में क्या किया है? मुझे दिखाइए कोई प्रोजेक्ट आपका, शो मी अ प्रोजेक्ट, व्हाट हैव यू डन इन 8 years?
How many people have you employed in 8 years? Please give the data. और हमने सब कुछ डाटा के साथ दिया हुआ है. We have given everything with data. कैसे आप कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ? जहां ये लोग बैठे हैं जम्मू में, इधर में, वो सब उन्हीं दिनों की देन है. नया क्या बना है? चाहे आपको ब्रिज क्रॉस करना है, वो भी उसी टाइम का बना हुआ है. लेट मी नो. हम देख रहे हैं बहुत सारी खुदाइयां हो रही है अभी. शायद कुछ नया बन रहा हो. सर, स्मार्ट सिटी जम्मू एंड कश्मीर, फाइन, बट कैन आई हैव रिड्रेसल ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद 35 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ जो आज अपने आप को मार रहे हैं. आजकल एक सिस्टम यहां चला है. बच्चे अपने यहां हमारे ब्रिजेस से सीधा छलांग लगाते थे नीचे. अब डर लगता है एक माँ और एक बाप को, अगर देखता है कि मेरा बच्चा रोज इस ब्रिज से क्रॉस करता है, उसका दिल सहमा होता है कि ये शाम को ठीक से वापस कहीं छलांग ना लगा दे. दैट इज द सिचुएशन टुडे which needs to be corrected, and governor's rule is no answer to a public rule. एक आखिरी बात पूछ के फिर जो है मैं इस जो I have been very critical, but this is the truth. Though I'm not a biased man, but this is what I told you is from my heart. We really appreciate that, sir. बस एक आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर हम इस मुलाकात को फिर खत्म करेंगे. अब जिस मोड़ पे खड़े हैं आप यहाँ पे कश्मीर, एक और बात आपसे करूं जी. आपकी बहुत बड़ी एक चैनल है, किसी दिन आप एक डिबेट करवाइए और हमारे मुल्क में किसी भी जगह पर, और जो आपके टॉप बीजेपी और आरएस के जो बंदे एक दो वहां पर हो, उनको वहां लाइए. हम भी यहां से आएंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. एक ओपन डिबेट हो जाए कंट्री में और देखा जाए कि भाई क्या, और हम 47 से शुरू करेंगे आज तक. आई एम रेडी फॉर इट. आप बुलाएं मुझे, मैं आ जाऊंगा. बात यह है कि फैक्ट्स एंड फिगर पे बात होनी चाहिए. सेंटिमेंट्स तो अलग है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर पे बात होनी चाहिए. You talk facts and figures and you talk constitution of this country. मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री के बाहर बात नहीं कर रहा हूं. अगर जो बीजेपी के आजकल के लोग कह रहे हैं जी आपकी डिक्टेशन पाकिस्तान से आ रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा हूं चीफ जस्टिस के सामने में कि मुझे भाई बताइए मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप क्या करने जा रहे हैं. व्हाट एम आई डूइंग देयर? एक सवाल पूछने का मन हो रहा है. बोलिए जी. कभी भी कहीं ये हुआ है क्या कि पाकिस्तान का जो भी सदर रहा हो, जब भी ये कोई कोशिश की गई हो कि आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे जो है कुछ बातचीत करने की? नेवर. NEVER. Never. Right from my grandfather's time to my father's time to Dr. Farooq's time to Umar's time to now. हम तो उनको भी कहते हैं जरा ये दरवाजा यहां से खोल दीजिए. We would like to come there and we will set this matter right between India and Pakistan. The people of Jammu and Kashmir. और उसमें हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, बौद्ध भी होगा, ईसाई भी होगा, हमारा डोगरा भाई भी होगा. जरा करिए इसको फैसिलिटेट, खोलिए दरवाजे, हम ये मामला दुरुस्त करेंगे. बायलैटरलिज्म ने नहीं किया, बायलैटरल सिचुएशन ने नहीं किया. जम्मू कश्मीर के लोगों को इसमें मुंसलिक कीजिए, लद्दाख से भी, जम्मू से, यहां से हिंदू और मुसलमान को, और देखिए हम ये मामले को किस तरह दुरुस्त करेंगे और दोस्ती का माहौल यहां चारों तरफ से फैलेगा. मैं आपको आज ये कह रहा हूं. यहां अब आखिरी सवाल है बस शाह साहब, जिस मोड़ पे अभी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हैं और एज ए स्टेट एक अपने आप में जो प्रदेश के तौर पे वो खड़ा हुआ है, आगे क्या देख रहे हैं आप? किस तरह का फ्यूचर देख रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, बीजेपी के शासन में कोई फ्यूचर नहीं है. जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, 150-200 करोड़ 250 करोड़ मेरे दिन का खर्चा है टू कीप अप माई पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस. 250 करोड़ अ डे. इट्स नॉट अ जोक. और हमारे पास सैलरीज नहीं है, हमारे पास इन 35 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए कुछ नहीं है. यही नहीं, पूरे मुल्क में हाहाकार मची हुई है. कश्मीर उसकी मेन वजह है. कश्मीर को दुरुस्त कीजिए. ये सब चीज इतना ये लंबा चौड़ा जो हम डिफेंस पे कर रहे हैं, ये खर्चा जो यहां कर रहे हैं,
100, 200, 250 करोड़ पर डे। ये हम तो एक दिन में एक फैक्ट्री बड़ी लगाए। Every day a new factory will come up in this country if you set Jammu and Kashmir right. And it will not be set right by a muscular policy. It will only be set right through a dialogue under the constitution of this country. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत समय दिया आपने और बात की हमारे व्यूअर्स के साथ, और जो बात पहुंचाई है आपने। कुछ बातें तलख लगी होंगी, मगर द ट्रूथ इज द ट्रूथ। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनें, अब देखिए ये एक बिल्कुल एक तरह से कहें तो हमने कुछ ऐसे सवाल शाह साहब को पूछे हैं जो मुझे पता नहीं शायद इनको कैसे लगे, लेकिन बहुत अच्छे लगे। अच्छा चलिए फिर ठीक है। पर हमारा काम ये है कि सवाल पूछना होता है। हम इनसे भी पूछते हैं, हम सबसे पूछते हैं, हम बीजेपी से भी पूछते हैं, हम कांग्रेस से भी पूछते हैं, हम सबसे सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछने का मतलब ये होता है कि जो चीजें बहुत सारी धूमिल होती हैं, जो मतलब जैसे वो कई बार होता है ना कि ये कुछ होता कुछ है, दिखता कुछ है, बताया कुछ हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि वो सब छांट के वही बात जो है आप तक सीधी पहुंचाई जाए जो जहां से निकल के आती है। तो कश्मीर में है, श्रीनगर में है, तो और ये एक ऐसा एक ऐसे घर में बैठे हैं जिस घर से पूरे कश्मीर की एक समय ये कह सकते हैं कि एक जम्मू कश्मीर की जो है एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पॉलिसी मेकिंग से लेके हर चीज जो है वो सालों से यहीं से इन्हीं घरों से यहीं से निकली हुई है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जगह इस बात को करने के लिए कोई थी नहीं। तो हमने आज उनके समय मांगा था शाह साहब का, और उन्होंने बड़े जनरसली हमको ये समय दिया है, और पूरी बात हमने जो पूछी उनका उनको खुलकर उन्होंने जवाब दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातचीत जो है आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको पहुंचाएगी, बताने में काबिल होगी और सफल होगी कि आप तक क्या पहुंचाया जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप क्या क्या पढ़ते हैं, और हमारा जो प्यारा गोदी मीडिया है वो क्या क्या आपको बताता है। तो वो तो जोक दर जोक वहां से गुजरात से महाराष्ट्र से जहां से भी लोग आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग पूरे देश के लोग बहुत प्यार करते हैं हमारे पूरे मुल्क के लोगों के साथ। और यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए, और देखिए कि जो आप टीवी पे देख रहे हैं शाम को 2 घंटे में एकदम पूरा पॉइजन भर दिया जाता है, उसके परे है यहाँ की सिचुएशन। तो बस यही है। हम आज उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, और जितने लोग जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अच्छा लगता है, हम हमेशा कहते हैं आपको कि जो भी आप सोचे हमारे कार्यक्रम के बारे में, उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें, अच्छा बुरा जैसा भी लगे आपको। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात है कि ये हमेशा कहते हैं, और ये कहना हमारा बिल्कुल एक काम है, ये जो पूरा काम कर रहे हैं उसका एक हिस्सा है कि अगर अच्छा लगता है तो इस कार्यक्रम को आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें, करवाएं, और अगर उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है तो फिर इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जो इसको देख पाए। तो बस इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं, और कुछ दिन अभी हूं श्रीनगर में, कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी ऐसी बातें जो यहाँ की जमीनी हकीकत है वो मैं आप तक पहुंचा पाऊं, और पहुंचाने में वो मैं सफल रहूं। तो बस आज इतना ही है, और फिर मिलते हैं एक दूसरे हमारे मेहमान के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे जो है आप आगे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा हमें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।